गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम भारतीय नातेदारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस तरह की नातेदारी व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। और भारत में जो नातेदारी संबंध होते हैं उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए भाषा, जाति और परिवार व्यवस्था को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना और उसी आधार पर उन्होंने भारत को 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा। उत्तर, केंद्रीय, मध्य, दक्षिण और पूर्वी, इन 4 भागों में बांटते हुए नातेदारी व्यवस्था को जाना। इन क्षेत्रों की नातेदारी व्यवस्था में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन विभेदों के बावजूद भी 2 सामान्य बातें हैं जो देखने को मिलती है। विवाह सदैव एक जाति या जनजाति के भीतर ही होता है। दूसरा जो उन्होंने सामान्य निष्कर्ष दिया वो था विवाह माता पिता और संबंधी संतानों के बीच तथा सहोदरों के बीच वर्जित होता है। सामान्य तौर पर नातेदारी व्यवस्था भाषाई प्रतिमानों से मेल खाती है, परंतु कुछ अर्थों में भाषा और नातेदारी का तालमेल नहीं पाया जाता, जैसे महाराष्ट्र पर द्रविड़ संस्कृति का प्रभाव है। तो जो इरावती कर्वे ने 4 भागों में भारत की नातेदारी व्यवस्था को बांटकर समझा, उसमें हम सबसे पहले उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को जानते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत में किन किन को रखा गया? सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, असमी, नेपाली भाषी लोग और क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग संस्कृत से निकली हुई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कर्वे के अनुसार उत्तरी क्षेत्र उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इस विशाल क्षेत्र में एक ही नातेदारी पद्धति है लेकिन भाषा, इतिहास और संस्कृति की भिन्नता के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी विविधता है। फिर भी मोटे तौर पर सामान्य लक्षणों के आधार पर इस क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था को समझा जा सकता है। उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले नातेदारी समूह। उत्तर भारत में मुख्यतः नातेदारी संगठन एकल वंशीय परंपरा पर आधारित होता है और अधिकतर पितृवंशीय होता है। इन पितृवंशीय परंपरा के सदस्यों का आपस में सहयोग होता है और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता तथा संघर्ष भी हो सकता है। संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में परिस्थिति तथा संपत्ति का उत्तराधिकार मुख्यतः पितृवंश परंपरा पर आधारित होता है यहाँ, क्योंकि अधिकतर परिवार पितृवंशीय परिवार हैं। उत्तर भारत में वंश परंपरा तथा गोत्र बहिर्विवाही इकाइयाँ हैं। ये प्रमुख नातेदारी समूह भी हैं। एक वंश के सदस्य एक दूसरे के पास रहते हैं, इसलिए उन्हें सहयोग और विरोध प्रकट करने में बहुत से अवसर भी मिल जाते हैं। सहयोग भी दिखाई देता है तो वहीं विरोध भी होता है। जबकि गोत्र के सदस्यों में आपसी संबंधों में ऐसा समान रहित हित या कामकाज के अवसर ज़्यादा नहीं दिखते, इसलिए गोत्र के सदस्यों के बीच संबंध जो होते हैं वो अपेक्षाकृत प्रगाढ़ नहीं होते, लेकिन गोत्र के विचार विवाह संबंधी नियमों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर यहाँ वंश परंपरा तथा गोत्र के अलावा नातेदारी संबंधों का ताना बाना समूहों तक फैला रहता है। जाति एक अंतर्विवाही समूह होता है। प्रत्येक जाति उपजातियों में बटी होती है। प्रत्येक उपजाति एक जाति की सारी भूमिकाएं निभाती है, जैसे समजातीय विवाह, सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिकाएं आदि। जाति और उपजाति के सदस्य नातेदारी के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में सहयोग करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में बराबरी की हैसियत से मिलकर कार्य भी करते हैं। उपजाति नातेदार में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो विवाह के माध्यम से बने होते हैं और सामान्यतः व्यक्ति के उसकी माँ की तरफ के नातेदार मातृक नातेदार कहलाते हैं। जो नातेदार पत्नी के माध्यम से बनते हैं उनको विवाह संबंध से उपजे ससुराली रिश्तेदार कहते हैं। और ये दोनों प्रकार के रिश्तेदार वंश परंपरा या पितृवंशीय गोत्र के नहीं होते। इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनकी सहायता और समर्थन करें। उत्तर भारत में गांवों में कल्पित नातेदारी की मान्यता भी है।
प्राय जो लोग वंश क्रम या विवाह के द्वारा संबंधी नहीं होते हैं वे एक दूसरे से कल्पित नातेदारी स्थापित कर लेते हैं। एक ही गांव के निवासी जो नातेदार नहीं होते लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपस में भाइयों की तरह व्यवहार करते हैं। शहरों में अनजान व्यक्तियों को अंकल आंटी नाम से पुकारना भी कल्पित नातेदारी का उदाहरण है। ये नातेदारी समूह जो हैं उनके बारे में जाना हमने। सेकंड, इसकी विशेषता है नातेदारी शब्दावली। विभिन्न नातेदारी शब्दावली की तुलना और विश्लेषण से नातेदारी संरचना, बनावट तथा प्रत्येक शब्द से संबंध व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। और उत्तर भारत में पाई जाने वाली नातेदारी शब्दावली वर्णनात्मक प्रकार की होती है। ये शब्दावली क्या है इसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में जान लिया है। तो हमें यहाँ यही जानना है कि उत्तर भारत में जो नातेदारी शब्दावली है वो किस तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। विवाह नियम देखते हैं किस तरह के पाए जाते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में विवाह के निषेधात्मक यानी नकारात्मक नियम हैं। तात्पर्य ये हुआ कि सभी को इस बात की पूर्ण जानकारी होती है कि किससे विवाह करना वर्जित है या किस समूह में या किससे विवाह नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत में गोत्र बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह नियम पाए जाते हैं। हालांकि अब जो ग्राम बहिर्विवाह नियम है वो कमज़ोर पड़ने लगे हैं। तीसरा जो नियम है वो है कि इरावती कर्वे के अनुसार उत्तर भारत में चतुर्गोत्रीय सीमा का नियम भी पाया जाता है और जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जो उसके पिता के गोत्र की हो, जो उसके माँ की गोत्र की हो, जो उसके पिता की माँ की गोत्र की हो या जो उसकी माँ की माँ के गोत्र की हो। यानी पिता, माँ, दादी और नानी इन गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता। इसे चतुर्गोत्रीय नियम कहा इरावती कर्वे ने। अगला नियम है कि उत्तर भारत में विपर्य मुक्त मतलब उल्टाव रहित नियम पाया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता है, यानी बुआ की पुत्री से विवाह नहीं हो सकता। उत्तर भारत में पुनरावृत्ति मुक्त नियम रूल ऑफ नो रिपीटेशन भी पाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति अपने मामा की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। अगला नियम है, इस प्रकार उत्तर भारत में चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की मनाही है। लास्ट नियम जो है, उत्तर भारत में अनुलोम विवाह नियम के संदर्भ में यह माना जाता है जिस दिशा में लड़की को दिया जाता है उसकी विपरीत दिशा में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी लड़की लेने वाला वर पक्ष जो है वो लड़की देने वाले वधू पक्ष से श्रेष्ठ होता है और लड़की देकर लोग अपने वर्ग में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं। इस तरह से विवाह नियम उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट इसकी विशेषता है वो है नातेदारी के बीच उपहार और औपचारिक आदान प्रदान किस तरह का होता है। उपहार लेना और देना स्पष्ट रूप से एक सामाजिक गतिविधि है जो नातेदारी के ताने बाने को मजबूत करती है। उत्तर भारत में उपहारों के आदान प्रदान से भी अनुलोम विवाह के स्वरूप का पता चलता है, अर्थात वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष की तरफ सामान्यतः जो उपहारों का एक तरफा जो प्रवाह देखा जाता है। हालांकि वर पक्ष द्वारा भी कुछ अवसरों पर वधू पक्ष को उपहार दिए जाते हैं, लेकिन वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार दिए जाने का भार अधिक हमेशा उठाना पड़ता है। ये नातेदारी उत्तर भारत में जो पाई जाती हैं उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था किस तरह की है। दक्षिण भारत में जो क्षेत्र आते हैं वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य में नातेदारी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। वहाँ द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इस क्षेत्र में भी मुख्यतः पितृवंशीय परंपरागत नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। हालांकि कुछ समुदायों में मातृवंशीय व्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में जो नातेदारी समूह हैं वो मुख्यतः दो समूहों में वर्गीकृत है, पितृवंशीय परंपराओं के आधार पर और मातृवंश परंपरा के आधार पर।
यहाँ पहले पितृवंश परंपरा के नातेदारों का वर्णन किया जा रहा है। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी पितृवंश परंपरा के नातेदारों के बीच घनिष्ठता होती है। कई बार भाई या हिस्सेदारों के बीच, जैसे तमिल भाषा में पंगाली कहते हैं, जिन्हें आर्थिक क्षेत्रों में या जमीन के स्वामित्व को लेकर झगड़ा या संघर्ष भी होते रहते हैं। विवाह जन्य संबंधी, जिन्हें मामा मच्चिनन कहा जाता है, ये वे संबंधी होते हैं जो माँ या पत्नी के जन्म के परिवार के सदस्य होते हैं के साथ संबंध मुक्त या सौहार्दपूर्ण होते हैं। मामा मचिनन वर्ग में वे समूह भी आते हैं जिन समूहों में अपनी बहन अथवा पिता की बहन का विवाह होता है। अब हम इसमें नातेदारी शब्दावली को देखते हैं। दक्षिण भारतीय नातेदारी शब्दावली के मुख्य लक्षण लुई डूमा ने इस तरह से बताए हैं कि इसमें चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के बीच भेद किया जाता है। यहाँ जो शब्दावली है वो वर्गात्मक क्लासिफैक्टरी होती है, वहीं उत्तर भारत में डिस्क्रिप्टिव थी, यहाँ वर्गात्मक प्रकार की है। चचेरे, मौसेरे तथा ममेरे, फुफेरे भाई बहन। चचेरे मौसेरे भाई बहन सलिंग सहोदर होते हैं जिनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता, जबकि ममेरे फुफेरे भाई बहन विलिंग सहोदरज होते हैं जिनमें दक्षिण भारत में आपस में विवाह हो सकता है। चचेरे मौसेरे भाई बहनों को एक दूसरे का भाई बहन माना जाता है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों को कभी भी भाई बहन नहीं माना जाता। चचेरे मौसेरे भाई बहन के लिए अलग नातेदारी शब्द होते हैं, जबकि ममेरे फुफेरे भाई बहन के लिए अलग नातेदारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नातेदारी शब्दावली की यह व्यवस्था घनिष्ठ संबंधियों के बीच विवाह के नियम के अनुरूप है। नातेदारी शब्दावली सभी वंश क्रमों को उन दो भागों में विभक्त करती है जिनके साथ व्यक्ति विवाह कर सकता है और जिनके साथ व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। इस तरह शब्दावली स्पष्ट रूप से बताती है कि एक पुरुष की अपनी पीढ़ी में पुरुष या तो उसके भाई होते हैं या उसके बहनोई या साले होते हैं। इसी प्रकार महिलाएं उस पुरुष की या तो बहनें होती हैं या जिनकी पत्नी होने की संभावना होती है वो होती हैं। नातेदारी शब्दावली का जो वर्गात्मक रूप है उसको देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत में हर एक को अपनी पीढ़ी शब्दावली की दृष्टि से दो समूहों में विभक्त किया गया है। एक समूह में व्यक्ति हर एक के चचेरे मौसेरे भाई बहन तथा पिता के चचेरे मौसेरे भाई बहन के बच्चों सहित उसके अपने भाई बहन होते हैं और तमिल भाषा में हिस्सेदारी को पंगाली कहते हैं। दूसरा समूह होता है ममेरे फुफेरे भाई बहन या विवाह जन्म संबंधी होते हैं। तमिल में यह वर्ग मामा मच्चिनन कहलाता है। नातेदारी का पंगाली तथा मामा मच्चिनन में द्विविभाजन हर एक की अपनी पूरी पीढ़ी पर लागू होता है और अपनी पीढ़ी में सारे नातेदार इस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत हैं कि नातेदारी का कोई तीसरा वर्ग होता ही नहीं है, और जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आते वे नातेदारी परिधि के ही बाहर होते हैं। इस तरह से मोटे रूप से दो वर्ग हैं, मामा मच्चिनन और पंगाली। विवाह नियम जानते हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन से विवाह नियम पाए जाते हैं। दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था में विवाह के नियम सकारात्मक हैं, वहीं उत्तर भारत में ये नियम नकारात्मक थे और यहाँ सकारात्मक है, यानी विवाह में एक खास तरह से संबंधों को वरीयता स्पष्ट रूप से बताई जाती है और उसका पालन भी किया जाता है। उत्तर भारत में जो विवाह के नकारात्मक नियम के अंतर्गत जहाँ यह बताया जाता है कि उनमें विवाह कहाँ नहीं करना है, उसके विपरीत दक्षिण भारत में विवाह के नियम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं किससे विवाह किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। इन नियमों को अधिमान्य विवाह नियम कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला नियम है कि दक्षिण भारत में कई जातियों में अपनी बड़ी बहन की कन्या से विवाह को पहली अधिमान्यता दी जाती है, परंतु नायरों जैसे मातृवंशीय समाजों में ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है। सेकंड है रूल ऑफ रिपीटेशन, पलटे का सिद्धांत, यानी अपनी बुआ की कन्या से विवाह किया जा सकता है। रूल ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति का नियम, अपनी मामा की पुत्री से विवाह किया जा सकता है। दक्षिण भारत में उक्त
ये जो 3 प्रकार के नियम विवाह एक छोटे नाते समूह में ही विवाह की निश्चित प्रवृत्ति को देखते हैं। यह समूह अपने प्राथमिक परिवार के बाद का सबसे निकट का व्यापक परिवार होता है। इस तरह से दक्षिण भारत में विवाह संबंधों के माध्यम से हर परिवार पहले से ही विद्यमान नातेदार संबंधों को और दृढ़ करना चाहता है। इस तरह से दक्षिण भारत में मामा से विवाह करने वाली वधू के लिए एक ही महिला उसकी नानी भी है और उसकी सास भी है। वैसे ही वह उस महिला का विवाह अपने मामा के पुत्र से होता है तो उसकी नानी तथा उसकी पति की जो दादी है एक ही महिला होती है। इस तरह से दक्षिण भारत में विवाह नाते समूह के सीमित दायरे में संपन्न होते हैं। दक्षिण भारत में ग्राम बहिर्विवाह की प्रथा नहीं है। पितृवंशीय परंपरा के सदस्य तथा विवाह जन्म संबंधी एक ही गांव में रहते देखे जा सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में अधिमान्यता के नियमों के अतिरिक्त विवाह संबंधों में कुछ प्रतिबंध भी हैं। ये प्रतिबंध इस तरह से हैं। कुछ जातियों में एक व्यक्ति अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह कर सकता है पर छोटी बहन की पुत्री से नहीं कर सकता। एक विधवा अपने दिवंगत पति के बड़े भाई या छोटे भाई, जेठ या देवर अथवा उसके वर्गात्मक भाई से कभी विवाह नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के निकट परिवार या वंश परंपरा में विवाह नहीं कर सकता है। ये विवाह के नियम दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। लास्ट जो इसकी विशेषता है वो है नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान किस तरह का होता है। दक्षिण भारत में उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान में नातेदार व्यवहार में पारस्परिकता का तत्व प्रधान होता है। हालांकि वधू पक्ष के लोगों को वर पक्ष से थोड़ा अधिक भार उठाना पड़ता है, यानी उन्हें जो उपहार मिलते हैं उससे अधिक उन्हें देना पड़ता है। अभी शुरू नहीं हुआ है या मुझे आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर। ओके ठीक है। परंतु तुलनात्मक ठीक है सर, आपकी स्पीकर जो है वो हमारे परंतु तुलनात्मक रूप से जहां उत्तर भारत में वधू की ओर से वर पक्ष वालों का उपहार एक दिशीय होता है, वहीं दक्षिण भारत में विवाह के सकारात्मक नियमों से उपहार के घनिष्ठ आदान प्रदान पर बल दिया जाता है और उनका प्रवाह दोनों ओर होता है। वहीं उत्तर भारत में हमने देखा कि एक तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, वधू पक्ष वालों को ज़्यादा उपहार और देने पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ये पारस्परिकता का तत्व विद्यमान रहता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को जो है उपहारों का आदान प्रदान करते हैं।